अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 105 स्टार्ट करते हैं प्री वालों का। और ऑब्वियसली पार्ट ए है, बी इंशाल्लाह बाद में पोस्ट वालों के साथ करूँगा रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 मैं होमवर्क में दिया है बोरिंग कॉस्ट का। कितने बच्चों ने वैसे ये अटैम्प्ट किया अपने तौर पे? किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया हो? ये सवाल मुश्किल लगा था? बिल्कुल ही आसान सवाल था, बिल्कुल ही अजीब सा सवाल बता दिया। तो उसने कहा था कि एक अज्यूम करो सिर्फ स्पेसिफिक लोन यूज़ किया, दूसरे में अज्यूम करो सिर्फ जनरल लोन यूज़ किया। ये क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन का, ये रीसेंट टाइम का, ये क्वेश्चन का ये solution है। लेकिन ये आपको रिवीजन वो जो एक्स्ट्रा क्लास होगी ना उसके अंदर मैं प्रेजेंट कर दूंगा। आप लोगों के पास मौका होगा। अभी मैं पोस्ट वालों को सिर्फ कहूँगा सवाल पढ़ लो और ये सोल्यूशन है, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से ये हो जाएगा। आप में से 2-4 बच्चे आते भी हैं, वो बता भी देंगे जी हाँ हो गया था, सिर्फ प्रेजेंट करने, सोल्यूशन ज़रूरत नहीं डिस्कस करने की। मैं सोल्यूशन भी दिखाऊंगा उस क्लास में। लेकिन आप फिलहाल इसको, उस क्लास को लेने से पहले पहले अभी इस क्लास के फ़ौरन बाद 15 मिनट नहीं लगने आपको, ये सवाल आप कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज मैंने जो काम किया है फ़िलहाल तो आपके साथ एक IS8 का क्वेश्चन किया हमने, ठीक है जी। IS8 प्लस IS1 तो होता ही है, आपको पता है वो, बस IS8 ही ठीक है, ठीक है। इसमें IS1 का एक है हैंड आउट क्वेश्चन है, ठीक है। हैंड आउट आपको दे दिए हैं। फ़ख्र फ़ख्र है मुझे आप लोगों पे, ओके। आपसे कल क्लास में कहा था ना, ऐसे वो ख्याल आ गया था कि चेंज इन पॉलिसी के अंदर हमने देख लिया कि जी जैसे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 किया था कि जी अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे तो अब करनी है तो कैसे करें। फिर हमने क्वेश्चन बैंक 2 नहीं, हाँ 2 था गालिबन, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें हमने देखा था कि FIFO से एफको पे चले जाएं तो ये भी चेंज इन पॉलिसी कैसे अकाउंट फॉर करना है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर एक और ऑप्शन भी चूँकि मौजूद है, और वो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे आना। ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है ना? तो अगर कॉस्ट मॉडल पे थे, फेयर वैल्यू मॉडल पे आ गए, या फेयर वैल्यू मॉडल पे थे कॉस्ट मॉडल पे चले गए, तो ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो इसको भी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है। मैंने कहा इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, वो PPE के अंदर है। PPE के अंदर कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना, ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी तो है, लेकिन आपको थ्योरी में पढ़ाया था IS16 जैसे सिखा आया उसके अंदर अकाउंटिंग वही करनी है। IS8 कहता है मुझसे मत मत पूछो PPE के अंदर जब आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे आते हैं तो क्या करना है। वो IS16 ने जैसे कहा है ना, IS16 में उस्ताद ने कहा था कि एक लाइन छोड़कर रिवैल्यूएशन अमाउंट लिखना और रियल सरप्लस लॉस, फिर वो OCI में जाएगा और ये होगा और वो होगा, वो सारी कहानी वही है। IS8 ने कहा मुझसे ना पूछो। तो भाई यही 3-4 ऑप्शन है हमारे सिलेबस के अंदर। तो बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है तो एक सवाल उससे कर लिया। फिर उसके बाद हमने देखा जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आज देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, IS2 के अंदर FIFO से एफको पे चले जाओ, एफको से FIFO पे आ जाओ। फिर IS16 के अंदर कॉस्ट मॉडल से रिवेंस मॉडल पे जाना, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है लेकिन IS8 में डील नहीं होता। तो मैंने कहा चलो ये एक सवाल भी कर लेंगे। अब बेसिकली ये सवाल FAR2 के अंदर आया हुआ है, ये 2 अटैम्प्ट पहले, ठीक है। लेकिन FAR2 के अंदर ये फुल फ्लैज सवाल था, उसमें से एक एडजस्टमेंट मैंने उड़ा दी है, क्योंकि उसके अंदर 2 एडजस्टमेंट्स थी। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का चेंज पॉलिसी था और दूसरा एक प्रायर ईयर एरर था, वो लीजेज से रिलेटेड IFRS 16 से। तो चूंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने वो एडजस्टमेंट उड़ा दी। बाकी सवाल हम कर लेते हैं। हैंड आउट आप लोगों के पास है सबके पास ना? ओके। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ़ख्र लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19, और 19 ड्राफ्ट है, फिर 18 और 17 ऑडिटेड है। नेट प्रॉफिट गिवन है, रियल सरप्लस राइजिंग ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। 7 स्टार लगाकर कहता है ये सरप्लस के बारे में कि ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन। ये लिखा तो हुआ था, डी रिकग्निशन कहते हैं डिस्पोजल को। डी रिकग्निशन किसे कहते हैं जी? डिस्पोजल को। रिकग्निशन, रिकग्निशन किसे कहते हैं? रिकॉर्ड करना एडिशन के वक्त, ठीक है। और डी रिकग्निशन, हाँ डिस्पोज करना, ठीक है। तो इसको लिख लें। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि ट्रांसफ़र की एंट्री कोई नहीं करते। अच्छा, प्रॉबेबली लैंड का सरप्लस होगा, आप यही कह सकते हैं हम, ठीक है। आपको पता है लैंड का सरप्लस जो है वो पड़ा रहता है जब तक कि कोई और लॉस ना आ जाए या एक्चुअल में वो बिक ना जाए। तो जितना सरप्लस पड़ा होगा, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सरप्लस को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हर साल, बल्कि ये सरप्लस ट्रांसफ़र होता है जब एसेट डिस्पोज होता है। तो उसने कह दिया, मानना पड़ेगा। दिल को समझाने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि यह शायद लैंड का सरप्लस होगा, तभी तो वो कह रहा है कि ट्रांसफ़र नहीं होता, जब डिस्पोज होगा तभी होगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए तो सहूलत है, एक एंट्री स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर बच गई, ठीक है ना। ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं करेंगे हम, आप कहोगे वो तो मुफ्त के नंबर होते हैं। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑन यक्कम जनवरी, 31 नहीं, यक्कम जनवरी 18 एंड यक्कम जनवरी 17। शेयर कैपिटल गिवन है, साथ ही उन्होंने फेस वैल्यू बता दी, 10 रुपये ईच। रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है, फिर रिटेन अर्निंग्स हैं। ऑन यक्कम मार्च 18, यार रिक्वायरमेंट तो पढ़ा दो। प्रिपेयर एफएल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 19। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने अभी बनानी है बोर्ड के उस तरफ, ठीक है, बनानी है, फॉर्मेट बना हुआ है मेरा, ठीक है। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग आप लिखते होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, और बल्कि पूरी बात ही कर लें जी। ओपनिंग क्लोजिंग अगर 18 के साल के लिए आप ये कौन सी वैसे बनानी है आपने, 31 दिसंबर ऐसे ही लिखते थे ना, तो एंड पे यहाँ पे लिख लेते थे 31 दिसंबर 19, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 18, तो यहाँ पे यकम जनवरी 18 लिख लो, 31 दिसंबर 17 लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट, चलो टीसीआई ही लिख लेते हैं, 18 का इधर और प्रॉफिट 19 का इधर। ट्रांसफ़र की एंट्री तो है कोई नहीं। अब अगर 18 के साल की गलती होगी तो यहाँ से ही कर लेंगे, 19 के साल की गलती होगी तो यहाँ से ही कर लेंगे, और इससे पहले भी कोई गलती हो जाए ये सेट वाली, तो फिर क्या करते होते हैं, फिर ओपनिंग 2 दफ़ा आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दिया करते थे, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ऐसे ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो रिक्वायर्ड है, डन। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऑन यक्कम मार्च 18 फाइनल एफएल डिक्लेयर्ड फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर 17। तो 17 तो हमारे साल में है ही नहीं, छोड़ो इसको, 17 का फाइनल 18 में ही तो आता है। तो फिर IS1 IS8 कल से ना ये रिवीजन में पड़ गए हैं, बेचारा एनपीओ साइड पे हो गया। नहीं, एनपीओ का सवाल करेंगे आज, जो सीखा हुआ है वो बहरहाल, और बताया है मैंने थोड़ा सा पिछली क्लास के अंदर कि जो दूसरा मेथड है उसमें करते क्या है, कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन बारी आएगी उसकी भी। बस ये चीज़ें ज़रा कॉन्टीन्यूटी में पड़ गई ना, ऐसे ही पास पेपर का सवाल किया, वो रिसेंट टाइम का किया, तो बातें जहन में आई, तो मैंने कहा चलो ये भी करते जाते हैं। अच्छा, तो 18 के अंदर 17 के साल का फाइनल डिविडेंड आएगा बिल्कुल यानी कि पहले साल के अंदर एक तो ये आएगी मर्चेंट इक्विटी के अंदर डिविडेंड की फिगर। फिर कहते हैं ऑन यकम नवंबर 18, ये तो यकम मार्च 18 पे फाइनल डिविडेंड आ गया। फिर यकम नवंबर 18 पे राइट इशू आ गया, ठीक है, टू इट्स शेयर होल्डर्स एट 24 रुपये, यानी कि 10 वाला शेयर 24 का तो प्रीमियम भी है। हालांकि ओपनिंग में शेयर कैपिटल रीवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स आ रहे हैं, लेकिन आपको सिम्पटन इक्विटी बनाते हुए एक कॉलम और भी बनाना पड़ेगा शेयर प्रीमियम का। नजर आ गया है? अच्छा, और अगर नजर नहीं आया जल्दी में, तो मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है, नीचे उसने कहा है टोटल का कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जितने कॉलम आपने बनाने हैं उसके बाद थोड़ी सी जगह मैंने कहा था छोड़ देना, कोई और कॉलम निकल ही आता है। तो जरूरी तो थोड़ा ही है कि शेयर कैपिटल के साथ टच करके शेयर प्रीमियम को बनाना है। अगर शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग सरप्लस लिख गए और बाद में पता लगा कि शेयर प्रीमियम भी आ रहा है, तो एंड पे शेयर प्रीमियम का कॉलम बना लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ऑन यकम अगस्त 19, अब ये तो दूसरे साल की बात हो रही है, इंटरिम बोनस ऑफ 15 वॉज डिक्लेयर्ड, तो इंटरिम ऑफ 19 ही होगा, ठीक है। तो पहले साल के अंदर यहाँ पे एक डिविडेंड है और एक राइट इशू है, और दूसरे साल में सिर्फ डिविडेंड है। IS1 का सवाल ही चल रहा है अभी तक, कोई और चीज़ नहीं आई। आई कहता है फॉलोइंग मैटर्स, असल में ये मैंने बस नीचे से ना सुबह सवाल में से दूसरी एडजस्टमेंट उड़ाई है, तो वो फॉलोइंग मैटर्स वैसे ही लिखा रह गया, और पॉइंट 1 भी लिखा रह गया, पॉइंट 2 मैंने उड़ा दिया, वो हमारे सिलेबस में नहीं था, वो लीजेस से था, IFRS 16 से था, ठीक है ना। जिन्होंने FAR 2 पढ़ा हो शायद ये सवाल वहाँ पे किया भी हो, ठीक है। अच्छा, तो फॉलोइंग मैटर्स नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ FL। अगली बात तो वो कहता रहे, वो बात की बात है, पहले मुझे बता दो कि IS8 के अंदर आपको क्या समझाया हुआ है कि जो
आपको एडजस्टमेंट आए, अज्यूम किया करो कि ये इस साल के अंदर भी गलती अगर है तो वो हो चुकी है, पॉलिसी अगर है तो अप्लाई होकर रिजल्ट आ चुका है, यही कहा हुआ है ना। यानी करंट ईयर को भी सही किया करो, ये कहा हुआ है ना आपको। क्यों कहा हुआ है ये, क्यों ऐसे कहता हूं मैं? क्योंकि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने पड़ी हैं। मिसाल के तौर पे हमने वो सवालों के अंदर देखा था कि चेंज इन एस्टीमेट आ गया, तो हम कहते थे जी नए एस्टीमेट वाली डेफिनेशन ये बनती है, पुराने वाली ये बनती है, और हम अज्यूम करते थे पुराने वाली उन्होंने चार्ज कर दी है, तो पुरानी और नई का फर्क चार्ज या रिवर्स वो हम करते थे। क्यों करते थे ऐसे? क्यों हम ये अज्यूम करते थे कि उन्होंने पुराने एस्टीमेट वाली डेफिनेशन चार्ज की हुई है ऑलरेडी? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बन सकती हैं डेप्रिसिएशन वगैरह की एंट्री हुए बगैर? यानी सब कुछ वो अपने तौर पे कर चुके होते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये मसले मसाइल आ गए, इनको सही कर दो, तो इसलिए करंट ईयर को भी हम सही करते हैं। ठीक है, वैसे सवाल में आजकल बता भी देता है, वो भी बता भी देगा। खैर, फॉलोइंग मैटर्स नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड टू प्रोवाइड मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इट हैज बीन डिसाइडेड टू change the measurement basis for investment property from, now what is this, change in accounting policy। यहाँ पे IS 8 आ गया। ठीक है, इससे पहले IS 1 का सवाल ही चल रहा था, सिम्पटन इक्विटी बना रहे थे हम, अब IS 8 आ गया, कोई मसला नहीं है। पॉलिसी चेंज है तो रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करेंगे या अप्लाई करेंगे? हाँ, ये MCQ में आ जाती है ना ऐसी बात। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होती है प्रायर ईयर एरर की करेक्शन में, और रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है ये चेंज इन पॉलिसी। यानी हम यूं अप्लाई करेंगे पॉलिसी को जैसे ये हमेशा से थी। अब हम 19 में खड़े हैं और ये सोचा है, ठीक है, अब अल्लाह करे करीब करीब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी हो, क्योंकि कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या फर्क था, कुछ याद है? कॉस्ट मॉडल में हर साल डेप्रीशिएट करते थे, फेयर वैल्यू पे नहीं ले जाते थे, और फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रीशिएट नहीं करते थे, बल्कि हर साल उठा के उसको फेयर वैल्यू पे ले जाते थे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। द ओनली इन्वेस्टमेंट इन FL, ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ FL इज अ बिल्डिंग। एक ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। परचेज ऑन यकम जनवरी 16 होगी ना गड़बड़? ठीक ठाक पुरानी बात हो गई है। परचेज, हाँ तो ठीक ठाक ही होगी ना। 19 की गलती को 19 में सही करोगे, 17 की गलती को 18 गलती को 18 में सही करोगे, और 17, 16, 15 जितने भी बाकी साल हैं उनको ओपनिंग में, तो ओपनिंग भी 2 दफ़ा लिखना पड़ना है सवाल में। ठीक है, चलो ठीक है। एट अ कॉस्ट ऑफ 150 मिलियन, ये है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट। आयोग कहता है 60% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स बिल्डिंग कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है? तो 60% को डेप्रीशिएट किया होगा उन्होंने। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये 16 में भी किया, 17 में भी किया, 18 में भी किया, 19 में भी किया। हम कह रहे हैं कि ये पॉलिसी चेंज, तो मतलब 16, 17, 18, 19 में जो डेप्शन चार्ज की होगी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और फिर हम कह रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाओ, तो फिर 16, 17, 18, 19 में फेयर वैल्यू गेन है चाहे लॉस है, हर साल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे कहता है वो हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स को ना मैंने पिछली क्लास के अंदर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो ज़रा जगह बचत हो जाती है। मैंने कहा बच्चों को है तो बहरहाल कोई मसला नहीं, आप लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। 1/20 इंटू 100 कर दें, परसेंटेज 5% आती है, ये दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लें आप। ठीक है, ओके, 20 ईयर्स या 5%। मैंने क्यों स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लिया इसको? क्योंकि सवाल में सिर्फ इतनी ही बात लिखी हुई है कि लाइफ इतनी है, सवाल खामोश है, तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाएंगे। ओके, सही है। अच्छा, 5% यूज़ कर लो या 20 लाइफ यूज़ कर लो, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है जी, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है। तो कॉस्ट 150 का 60% बनता कितना जो डेप्सिट करना है? 90। इस 90 में से 10 माइनस करके डिवाइड बाय 20 करोगे या इंटू 5% करोगे। ठीक है, आगे उसने लिख दिया आपके लिए, ये ना भी लिखता तो हमें पता यही होता है क्या? द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मतलब? और ऑडिटेड में तो होनी थी, वो कह रहा है ड्राफ्ट में भी पड़ी है। वो ना भी कहता तो हमें पता है पड़ी है, ऐसे ही हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट बना कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी कैसे जब डेप्शन की एंट्री नहीं हुई? वो तो पॉलिसी चेंज करने का आप सोच रहे हो, कह रहे हैं पॉलिसी चेंज अभी ऊपर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं हुई। ठीक है, तो फिर उन्होंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दी है, तो पुरानी पॉलिसी के हिसाब से बनाकर दी है, सब कुछ करके दिया। डेप्शन के बगैर कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है? एंट्री हुई होगी, एक्सपेंस आया होगा, प्रॉफिट वहां से फाइनल हुआ होगा, और फिर अकोमोडेशन बैलेंस शीट में गई होगी, तो एसेट वहां से
रिकमेंडेशन वहां से फाइनल हुए होंगे, ठीक है ना। तो डेप्शन की एंट्री के बगैर कैसे बन सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये लाइन ना भी लिखता हमें पता था ये हुआ था, हम करंट ईयर को भी सही करते हैं। बहरहाल द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड बाय 6% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 6% हर साल। तो इसके अलावा वो सवाल के अंदर हर साल के एंड की फेयर वैल्यू भी दे सकता था। अब एक चीज यहीं से पता लग गई मुझे कि हर साल जो इंक्रीज आया है तो इसका मतलब हर साल में फेयर वैल्यू गेन होना है, लॉस नहीं होना। पर्चे में हो सकता है वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे दे कि किसी साल में गेन, किसी साल में लॉस, किसी साल में गेन, किसी साल में लॉस, लेकिन यहां पर नेट गेन नहीं, हर साल के लिए अलग अलग करना पड़ेगा ना बेटा। नेट गेन कभी नहीं निकालेंगे, अभी देखेंगे क्या करेंगे हम, ठीक है, अभी देख लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। नहीं बात सुने ना, आपने 15 की गलती को 15 में सही करना है तो ओपनिंग को हिट करेंगे, अलग से ही सोचेंगे और कर देंगे ओपनिंग में 16-17 तक। 18 की गलती 18 में सही करनी है, उसको कैसे नेट गेन निकाल सकते हैं। 19 की गलती को 19 में सही करना है, तो सवाल का वेट कर लो। अच्छा, डेप्रीसिएशन पिछले 4 साल चार्ज करता रहा है, वो हमें चेंज करने की वजह से ना पॉलिसी रिवर्स करनी पड़ेगी। और फेयर वैल्यू गेन नहीं रिकॉर्ड हुआ, लॉस भी हो सकता था, गेन या लॉस, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब दो तरीके हैं, एक तो ये, अच्छा पहले फेयर वैल्यू तो निकाल लें। यकम जनवरी पे हमने ये खरीदी कितने की है, 150 की, ठीक है। 31 दिसंबर के ऊपर इसके अंदर 6% का इजाफा आ गया, तो 150 प्लस 150 का 6%, 156% कितना बनता है, 9 रुपये बनता है। 150 का 6% 9 रुपये बनता है, तो 150 इंटू 1.06 भी कर सकते हो, 150 इंटू 150 प्लस 150 का 6% भी कर सकते हो, आंसर आएगा 159, ठीक है जी। फिर 159 को पकड़ो और 6% और इंक्रीज कर दो, या 159 के अंदर आप 159 का 6% ऐड कर दो, ठीक है, 169। उसके बाद 169 के अंदर ऐड कर दें 169 का 6%, या 1.06 कर दें, 179 छੱਡ दो जान। उसके बाद 10-10 का ही फर्क आने लग गया है। 179 इंटू 1.06, वो शुक्र है 190 कर लो, मैं हम तो 190 करेंगे, अब थोड़ा सा डिफरेंस तो आए। अच्छा है जी, थोड़ा फिगर डिफरेंस आए, अगर तो पॉइंट्स में कर रहे थे तो हर फिगर में डिफरेंस होता गेन लॉस के अंदर, ठीक है। चलें जी, ये भी सवाल का ही हिस्सा है, ये भी हमने कर लिया। अब मेरे ख्याल में तो पहले सारा सवाल कर लेते हैं, ठीक है, बगैर इस चेंज के। वैसे पर्चे में ऐसा ना करना, पर्चे में साथ साथ ही करते जाना, ओके, जो काम होता जाए। फिलहाल तो ये मामला है। स्टेटमेंट ऑफ चेन्नई इक्विटी बनानी है फखर लिमिटेड की, ये फॉर द ईयर एंड अगले लाइन में लिखा करना, पूरा पर्चे के अंदर लिखना है, ठीक है, फॉर द ईयर एंड। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि पॉलिसी चेंज है वो 16 से अप्लाई करके लाना है, और हम बना रहे हैं 19 की चेंज इन इक्विटी, तो 19 और 18 तो सामने है हमारे, ये 19 और 18 तो सामने है हमारे, लेकिन 16 और 17 की गलती सही करना या वो पॉलिसी का चेंज जो अप्लाई करना, उसको कहाँ करना पड़ेगा, ओपनिंग में। इसलिए हमने ओपनिंग को 2 दफ़ा लिख दिया और प्रायर ईयर एडजस्टमेंट बीच में ऐड किया, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, ये 4 कॉलम्स हैं। शेयर प्रीमियम नहीं अवेलेबल था ओपनिंग में, मैंने ऐड कर दिया क्योंकि सवाल पढ़ते पता लग गया था कि राइट इशू में 10 वाला शेयर 24 का बेचा है, तो प्रीमियम आ रहा है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं सवाल। अब सबसे पहले ओपनिंग लिख लेते हैं, पॉइंट 2 को उड़ा देते हैं। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट यकम जनवरी, 18 चाहिए या 17 चाहिए हमें, ये लिखा नहीं, 31 दिसंबर 19 यहां पर लिखो, यहां पे फिर 31 दिसंबर 18 लिखोगे, और यहां पे यकम जनवरी 18 लिख लो, या 31 दिसंबर 17 लिख लो, लेकिन 2 दफ़ा। अब ये यकम जनवरी 18 वाली फिगर हमें चाहिए थी, तो ये यकम जनवरी 17 वाली फिगर का फिर क्या करें, इसको इग्नोर करें, और क्या करना है आप बताओ, कुछ कहीं पे लेके जाना है
17 के बैलेंस को तो इग्नोर ही करना होता है, ठीक है। जो फिगर चाहिए थी वो मिल रही हैं। तो 300, 102, 348, 300, 102, ज़रा ध्यान से इधर, और 348, और ये कोई नहीं है फिलहाल ओपनिंग में, ठीक है। पॉइंट 2 इज ओवर। रिसेंट टाइम का सवाल पेपर तकरीबन हम कर चुके हैं, तो इतना मुश्किल पर्चा नहीं था इसको बंदा पास ना कर सके। हर पेपर ऐसा ही होता है, मुश्किल एडजस्टमेंट हर सवाल में एक एक दो दो होती हैं, और कोई आधा सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई मसला नहीं है। आप हर पेपर में मुश्किल एडजस्टमेंट को साइड पे करो, जो आसान है वो तो करो। हर पेपर का 60, हर सवाल का 60-70% जो सही आता है आपको, हर सवाल में इतना तो आपको लाजमी आता होगा, एवरेज बच्चे को भी, वो तो सही करो। वो सवाल को देख के जो एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रही उसको सोच के सारे सवाल को साइड पे कर देना, ये तो कोई बात नहीं है। तो फाइट करना है पर्चे में, जैसा मर्जी पर्चा आ जाए, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद जी 17 के प्रॉफिट का क्या करना है? इजाफी डाटा था, ठीक है। इस पॉइंट को भी फटका देते हैं, 98 और जी होगा। बेटा हमने 18 का ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा हुआ है जो, ठीक है, तो उसी के अंदर 17 का प्रॉफिट भी आया पड़ा है, उसी के अंदर 16 का प्रॉफिट भी उसी के अंदर 16 का प्रॉफिट भी आया पड़ा है। तो जब हमने ओपनिंग को एडजस्ट करना है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाना है ना। चेन इक्विटी तो 2 साल की बनानी है ना, कि हम 16 से शुरू कर दें, 16 की चेन इक्विटी बनाएं, फिर 17 की बनाएं, फिर 18 की बनाएं, फिर 19, 4 साल की बना लें। आगे स्टेट में क्या कहा था आपको, इनकम स्टेटमेंट 2 साल की। सवाल होने दो, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो। 17 की फिगर्स को कहीं यूज़ नहीं करना, कहीं यूज़ हो तो मुझे बता देना, ये सर यहाँ यूज़ हो सकता था, आपने यूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है। फिलहाल तो मैं जैसे सवाल आज तक करवाया वैसे करवा रहा हूँ। ये प्रॉफिट 18 के साल के, ये 18 की चेंज इन इक्विटी के अंदर जा रहे हैं, ये इस तरह से जा रहे हैं, और ये इधर जाके पोस्ट हो रहे हैं। बताइएगा 98 और 14 नेगेटिव। याद है नेगेटिव लिखते थे? नहीं याद है, मैं याद कराता हूँ। पिछली क्लास वालों को नहीं याद आ रहा था, मैं याद कराता हूँ। ये याद है, ये चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है। 14 में प्रॉफिट आया और सरप्लस पॉजिटिव आया। ये 14 की चेंज इन इक्विटी में प्रॉफिट आया पॉजिटिव, वहाँ से रूट होके, याद आ रहा है। अगले साल में प्रॉफिट आया, कोई सरप्लस नहीं है। 15 के साल में प्रॉफिट आ गया, कोई सरप्लस नहीं है। 16 के साल में प्रॉफिट आया, लॉस आ गया। प्रॉफिट आ गया, ये नेगेटिव के साथ शो करते थे, ठीक है। प्रॉफिट आया, सरप्लस कोई नहीं, जरा इधर आ जाए। ये प्रॉफिट आया 17 में, 18, 28 सरप्लस कोई नहीं। 18 में प्रॉफिट आया, सरप्लस पॉजिटिव। प्रॉफिट आया 2100, सरप्लस पॉजिटिव। ये सारा काम किया हुआ हमने, पूरा एक लेक्चर इस पे लगाया था हमने, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ही काम किया। नेक्स्ट नेटा से लिख लेना पूरा, 84 और 25, 84, 25। अभी भी कह रहा है एक बच्चा दूसरे को लॉस आया, ये बताने अभी तो दिखा के आ रहा हूँ। लॉस आया तो ओसीआई में लॉस आया, बस इसको उसने कम कर दिया। अच्छा कंफर्म कर रहे, तुम्हें नेगेटिव साइन क्या कंफर्म नहीं हो रहा था कि लॉस? अच्छा, मैंने इसके नीचे जगह नहीं छोड़ी आज, प्लीज़ इसके नीचे जगह नहीं छोड़ी आज, क्योंकि उसने कहा था ट्रांसफ़र करते नहीं है, ठीक है। आप छोड़ दिया करें जगह, कभी बाद में कहीं हो जाए ट्रांसफ़र, पता ना लगे हमें, ठीक है। तो जगह छोड़ दी ट्रांसफ़र। अच्छा खुदा ना खास्ता नहीं पता लगा, जगह भी नहीं छोड़ी, तो ट्रांसफ़र ऊपर लिख दो, कोई मसला नहीं है, माफ़ी मिल जाएगी, खैर है, हाँ चलता है। अच्छा जी, लेकिन कोशिश करनी है कि पता लग रहा हो तो फिर नीचे ही रखें ट्रांसफ़र को, एंड पे ज़रा एंट्री होती नज़र आ रही होती है ना ऐसे जी। 0.1 गॉन, 0.2 गॉन, कोई मसला? ये फिगर जो मैंने इग्नोर की हैं, अगर कहीं यूज़ हो सकें तो बता दीजिएगा,
ठीक है, मैंने तो इग्नोर कर दी है। पॉइंट 3, IS1 का सवाल तो करें, चेंज इन इक्विटी का सवाल तो करें, ठीक है। ऑन यकम मार्च 18 FL डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड 10% फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। फाइनल डिविडेंड है 17 का है और कैश है। अच्छा, अब फिलहाल तो मैं IS8 को इग्नोर करके चल रहा हूँ ना ज़रा, तो मुझे बता दो, वो असल में तो यहीं पे लिख लेता मैं, 300 0 348 और 102 थोड़ी देर के लिए। वो मुझे पता है कि जब IS8 अप्लाई करेंगे तो फिर ये फिगर यहाँ से रीस्टेट होकर चेंज होकर रीस्टेट हो जाएगी, ये प्रॉफिट बदलेगा इंशाल्लाह, ये प्रॉफिट बदलेगा, सब कुछ बदल लेंगे, कोई मसला नहीं, आप इकट्ठा कर लिया करें, ठीक है। मैं अलग लेके चल रहा हूँ जी, ज़रा रिवीजन हो जाए ना। IS1 की अलग रिवीजन करा रहा हूँ, IS8 की अलग रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन चल रही है ना जी। 300 इंटू 10%। इंशाल्लाह EPS का सवाल एक करेंगे रिवीजन क्लास में, उसके अंदर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर EPS को पहुंचाना सिखाऊंगा कि नज़र कहाँ आती है, नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा भी दूंगा उसको, ठीक है। और उसका डिस्क्लोजर बनाना भी सीखेंगे कि उसके नोट्स के अंदर जो अंग्रेज़ी लिखी हुई है, वो अंग्रेज़ी लिखी हुई तो हम किताब से पढ़ सकते हैं, वो ज़रा प्रैक्टिकली देख भी लेंगे, और फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेस्ले में भी देख लेंगे कि उन्होंने कैसे बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह एक सवाल EPS का भी करना है। NPO छोड़ नहीं रहा हूँ, बस क्या करूँ, कोई चीज़ और सामने आ जाती है, वो कर रहे हैं, वो क्या NPO का सवाल तो करवाऊंगा अभी, ठीक है। यानी कि डेफरल मेथड हो जाएगा, फिर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड रह जाएगा, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, रिटेन्ड अर्निंग्स, कैश डिविडेंड है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कितने से, 30 से, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, उसने यहाँ पे नहीं आना होता, ठीक है जी। लो भाई नेक्स्ट, ये हो गया जी। ऑन यकम नवंबर 18, ये भी हमारे साल में है, FL issued 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट 24 पर शेयर। सो राइट इशू आ गया जी। अब कल आपको कल ही सिखाया है नकदो नकदी, अभी तो कि वर्किंग्स में ना जाना, यहीं पे 3 स्टेप्स थे ना। पहले इमीडिएटली बिफोर राइट इशू कितने शेयर्स थे ये निकालो, फिर राइट इशू के शेयर्स निकालो, और फिर उनसे एंट्री कर लो। तो वही सारा काम ब्रैकेट में किया था हमने, आज भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि टाइम बचाना भी तो सीखना है। पर्चे पे पहुंच गए हैं, मेरी तरफ से तो पर्चे के लिए जा रहे हो ना आप कल परसों से, ठीक है। वो तो अलग बात है, आपने महीना एफर्ट करके फिर पर्चा देना है, ठीक है। तो भाई इस लेवल पे अब हैं हम, तो एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 3 स्टेप्स इसी ब्रैकेट में करने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, तो ये ₹300 पड़ा है, ₹300 मिलियन, ₹300 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹10 पर शेयर, ठीक है। ये मिलियंस में है ना जी, ठीक है। ₹300 मिलियन डिवाइड बाय ₹10, आंसर इज जो भी है वो लिखने, वो जरूरत नहीं है उसकी, जो भी आंसर आया, ये क्या आ जाएगा, इस फ्रैक्शन से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालने के लिए, तो 40% राइट इशू हुआ है। अब इसका आंसर लिख लो, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना होता है अलग अलग। 10 ने शेयर कैपिटल में जाना होगा और 14 ने, तो कितना है, 12 मिलियन शेयर्स हैं, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कर दें ₹24 से। अब 12 इंटू 10 शेयर कैपिटल में, 12 इंटू 14, तो बस एग्जामिनर को वर्किंग ही शो किया हमने, ठीक है। यहाँ पे बेशक हमने 12 इंटू 24 लिखा हुआ है, लेकिन एंट्री तो सामने कर रहे हैं ना अलग अलग, तो बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। 3 स्टेप्स में जाके वो टाइम ज़ाया नहीं करना, 1-2 मिनट वहाँ ज़ाया हो जाते हैं इसमें, तो 1-2 मिनट भी बहुत कीमती हैं, यहाँ पे कर लें, आसान है। अब तो आप माहिर हो गए माशाल्लाह जी। 120 वो कैश डेबिट दिमाग में, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम 168, यही तो लिखा हुआ है। अच्छा ओके, उसके बाद ये साल ख़त्म हो गया, क्योंकि ये इंटैरिम तो 19 का है, 19 का इंटैरिम तो 19 में आना है। तो क्लोजिंग बताओ, लो जी आपका अपना नंबर 168, 416 और 88, ठीक हो गया। अब इस साल का डिविडेंड है और वो इंटैरिम है, इंटैरिम डिविडेंड ऑफ 19 में ही आ रहा है ना। जब 19 में आ रहा है तो इंटैरिम ऑफ 19 में ही आता है फिर, ठीक है। क्योंकि उसने यूं कहा था ना, डेट ऐसे बताई हुई है उसने, ऑन यकम अगस्त 19 इंटैरिम बोनस वॉज डिक्लेयर्ड, तो इंटैरिम 19 का 19 में ही आता है। तो ये 19 की डेट पे जो इंटैरिम आ रहा है ये 19 का ही है, ठीक है।
है कौन सा? बोनस जी, ₹420 इंटू 15%। अब कल एक बेटर प्रैक्टिस जब सीख ली है तो अब कर लें, अब बड़े हो गए हैं। ये पहले दिन इसलिए नहीं बताया था कि फिर गड़बड़ होती है। अब एक एंट्री पक्की याद हो गई थी, अब फिर हमने आगे कहा यार ये ज़्यादा बेहतर है, क्यों ना ये कर लिया करें। तो दोनों एंट्री सही हैं, अभी भी दोनों सही हैं, नंबर दोनों से मिलेंगे। लेकिन अब जो प्रैक्टिकली जाके अच्छी प्रैक्टिस हमने करनी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो कर लें, ठीक है। शेयर प्रीमियम अवेलेबल है, तो शेयर प्रीमियम को यूज़ करके बोनस इशू कर देते हैं। कितनी अमाउंट आई? 63 से शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल। डन जी, चले। अच्छा, अब ये वाला टोटल तो ना करो कम से कम, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1, जो चेंज इन पॉलिसी है, ठीक है। टू प्रोवाइड मोर रेलेवेंट, देखो चेंज इन पॉलिसी, हमने कोई एक अगर कॉस्ट मॉडल सेलेक्ट किया था, स्टैंडर्ड कहता है ये आपकी पॉलिसी हो गई, इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। इसको चेंज कर सकते हो सिर्फ तब जब स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट ये समझे कि यूज़र को ज़्यादा रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी, तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के बदलने से आपने पॉलिसी को बदला है तो फिर रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है या नहीं करना, ये भी स्टैंडर्ड ही बताया करता है। पर अगर वॉलंटरी हो ना, ये वॉलंटरी है, ठीक है, ये वॉलंटरली इन्होंने किया है, अपनी मर्जी से, किसी स्टैंडर्ड नहीं कहा था, इन्होंने कहा जी बेहतर लगेगा ऐसे कर लें। तो अगर वॉलंटरली इन्होंने किया है तो फिर लाजिम है रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना जहां तक जा सके। तो उन्होंने डाटा अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिया है कि आप शुरू से लेके इसको आ सकते हैं, ठीक है। यहां पर 1 जनवरी 16 की बजाय 1 जनवरी 6 भी हो सकता था, 1 जनवरी 1996 भी हो सकता था, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ 2 साल को इधर प्रेजेंट करना था और बाकी पिछले जितने 150 साल हो जाए कोई मसला नहीं, आपने वो सारे के सारे ओपनिंग में एडजस्ट करने होते हैं, ठीक है ना, सही है। अच्छा चले, अब 1 जनवरी 16 पर 150 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, कॉस्ट मॉडल में थे, तो पहली एंट्री क्या करेंगे? पहली एंट्री खरीदने से कर लो, डेप्रीसिएशन पहले कर ली, डेप्रीसिएशन एसेट आया नहीं, एसेट नहीं, वो एसेट का नाम बोलो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। एसेट से तो शक पड़ जाएगा, पीपी ही है या, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 150 से, चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, ये एंट्री तो सेम ही होनी थी, इसलिए इस एंट्री की कोई गलती नहीं होगी, इसको नहीं चेंज करना, ठीक है। ये फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल पे रखना जो है, ये ऑप्शन हमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए अवेलेबल है। इनिशियल मेजरमेंट तो एट कॉस्ट ही होती है, इनिशियल मेजरमेंट कौन सा मर्जी मॉडल हो कॉस्ट पे होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, ये उस दिन की फेयर वैल्यू, उसके अंदर दूसरी चीजें ऐड करके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो एंट्री करते हैं वो वही रहनी है, तो इसमें कोई मसला नहीं था। मसला तो है 31 दिसंबर 16 पे जब इन्होंने डेप्सिट किया, फिर 31 दिसंबर 17 पे, फिर 18 पे, फिर 19 पे भी कर चुके हैं, ये चारों साल में इन्होंने डेप्शन चार्ज की है। हम क्या कहेंगे, सॉरी, अब इसको क्या करोगे, रिवर्स, और हर साल के एंड पे खड़े होके फेयर वैल्यू पर लेकर जाना है और गेन लॉस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो मैंने पिछली क्लास में तो ऐसे किया था कि यहां पे लिखा था ओल्ड पॉलिसी जो कि कॉस्ट मॉडल थी, इसकी ओरिजिनल एंट्रीज की हैं, ठीक है, रॉन्ग रेक्टिफाई नहीं कर रहा, ये ओरिजिनल एंट्रीज के जो उन्होंने किया, ठीक है। इस पे मुझे कोई एतराज नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली बात पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मैं तो लिखना भी नहीं चाह रहा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट हुआ, कॉस्ट मॉडल में भी यही होना था, फेयर वैल्यू मॉडल में भी यही होना था, तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। मसले वाली बात से शुरू करते हैं काम। 31 दिसंबर 2016 पर आकर इन्होंने एंट्री पास की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड ऑप्शन या एसेट जो मर्जी क्रेडिट कर लो, नजर आ रहा है, एंड वालों नजर आ रहा है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट या एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। अब 150 मिलियन, हाँ जी 150 मिलियन का 60% पहले कर लो, और ये जो 90 है ना, 90 ये है डेप्रीशिएट होने वाला एसेट, ठीक है, ठीक है, डेप्रीशिएबल एसेट। लेकिन अभी भी डेप्रीशिएबल ये नहीं है, सवाल में रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन हो चाहे सम ऑफ ईयर डिजिट हो चाहे आउटपुट हो,
तीनों में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाजिम है, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस में इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस 10, जी बेटा बेटा उसने बिल्डिंग पोर्शन बोला तो बिल्डिंग पोर्शन के ही अज्यूम कर लेंगे रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इसी को ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग उसने नहीं बताया तो फिर खुद से क्यों अज्यूम करें। इसमें नहीं 60% कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या बोला, जुमले की कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। The only investment property of FL is building purchase account generally at a cost of 150. 60% of the cost represent building component having estimated useful life. Continue देखो 60% of the building component 60% of the cost represent building component of having estimated useful life of 20 and residual value of 10. तो इससे ये लग रहा है कि वो बिल्डिंग के बारे में लाइफ बता रहा है और बिल्डिंग के बारे में रेजिडुअल वैल्यू बता रहा है। अगर ऐसी बात ना होती तो फिर बेसिस थी हमारे पास, हम उसको भी 60-40 कर लेते, वो मसला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ऑब्वियस बात है, सिंपल है, तो फिर खुद को खामखा मुसीबत में ना डालो, ठीक है। ले जी, तो ये 90 माइनस 10 रेजिडुअल, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, इनटू 5% कर लो या डिवाइड बाय 20 कर लो, आपकी मर्जी है। हाँ हो गया सर, हमने बचपन पढ़ा था बड़ी ब्रैकेट बाहर होती छोटी, ठीक है यार कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो पहले छोटी लग गई थी जी। कितनी डेप्शन आ गई, 4। तो 4 रुपये से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट किया होगा इन्होंने, किया होगा नहीं, किया है, पक्की बात है। फिर 17 में, अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यकम जनवरी को खरीदा था ना, तो ये हो सकता था कि पहले साल में फ्रैक्शन लग जाता और फिर आगे ना लग रहा होता, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 4 से 2018 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 4 से, और 2019 में भी ऐसा ही हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। ये ओल्ड पॉलिसी के तहत इन 4 सालों में हो चुका है। ये ओल्ड ओरिजिनल मैंने लिखा है, ठीक है। ये ओल्ड पॉलिसी के तहत ये हो चुका है, ठीक है। अब चूंकि हमने पॉलिसी चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसे रिवर्स करें। अच्छा देखिए, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने में ना टाइम ज़ाया होगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो चुका है, इसे रिवर्स करना है, और जो करना है फिर उसको ले लें, तो वो फिर रेक्टिफाइंग एंट्री कर तो लेंगे लेकिन उसमें टाइम ज़ाया होगा, हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या करो, इसे रिवर्स करो। फिलहाल ये लिख लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है, तो फेयर वैल्यू मॉडल में हमने क्या करना होता है जी, हर साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं और गेन हो या लॉस हो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। अब इसके लिए अगर आप चाहो तो आप बेशक लेजर बनाओ, टाइम ज़ाया करना है तो कर लो, ठीक है। कि 150 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी हमने, ये डेट क्लोजिंग के ऊपर 159 पे चली गई, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में। अगले साल 159 से 169 पे ये 10 प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड सो ऑन। टाइम ज़ाया करने वाली बात है, इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, ज़बानी भी हो सकती है, ठीक है। यहीं पे लिख देंगे कौन कौन सी चीज़ को कंपेयर किया। तो न्यू पॉलिसी, ठीक है, लेकिन लिख ये भी ओरिजिनल ही रहा हूँ, रॉन्ग नहीं लिख रहा, ठीक है। बेसिकली मैंने ये कहना है कि ये ओरिजिनल ओल्ड पॉलिसी में था, इसको रिवर्स कर दो, यानी इसको रॉन्ग बना लेते हैं हम, ठीक है, इसको रिवर्स कर देते हैं। और फिर तो न्यू पॉलिसी के तहत अब क्या होना चाहिए इन सालों में, न्यू पॉलिसी फेयर वैल्यू मॉडल है जी, डेप्रिसिएशन आएगी। अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो डेप्रिसिएशन नहीं करते, ये रेंट पे उठा के ले जाते हैं इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे। तो 150 खरीदी थी, ये रेंट पे 150, वो वर्किंग के बगैर भी देख सकते थे, 150 की खरीदी थी, ये रेंट पे बढ़ के 159 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। इसमें हमने क्या किया जी, 150 को हमने 159 से कंपेयर कर लिया, ठीक है जी।
बस लेजर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बनाना है तो बना लो, मैंने बता दिया कैसे बनेगा। तो 9 रुपये से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अगला साल 159 से बढ़ के 169, 10 रुपये से बढ़ गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। और अब हमने 159 को कंपेयर किया है 169 से। अगर लिखना ही है एग्जामिनर के लिए तो इस तरह से लिख दो, बस वर्किंग करके टाइम क्यों ज़ाया करें, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट वर्किंग है ना हमारी, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट अगले साल में भी बढ़ ही रहा है। यानी कि आसानी ये थी इस सवाल के अंदर कि हर साल बढ़ती जा रही है प्रॉपर्टी, मोबाइल को छोड़ दो, बढ़ती जा रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और हर साल ही गेन है। पर्चे में ऐसे भी हो सकता है कि ये वो खुद निकाल के दे दे फेयर वैल्यूज़, पहले साल में गेन हो, अगले में लॉस आ जाए, फिर उससे अगले में गेन आ जाए, फिर लॉस आ जाए, तो हर साल को इस हिसाब से अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, फिर 10 रुपये। क्यों? 169 से 179 पे, तो 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फिर बढ़ गई। वन 169 को कंपेयर किया है 179 से, ठीक है जी। और लास्ट ईयर में 179 से 190 पे बदल लिया था ज़बरदस्ती हमने कि चलो कोई फिगर तो बदले। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 11 रुपये से बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 179 से बढ़कर 190 पे चली गई, 11 रुपये का गेन आ गया, ठीक है जी। तो जो हो चुका है ओल्ड पॉलिसी वाला उसे क्या करना है, रिवर्स, ठीक है। और इस सारे को क्या करना है, इसे कर लें। अब देखें, इसको ओरिजिनल कह दूं, इसको रॉन्ग कह दूं, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, ये कंपनसेटिंग एरर की तरह से जैसे होता था ना, ये वो मामला बनेगा। 2 एंट्रीज होंगी, एक हम कहेंगे ये पूरी एंट्री इस तरह से कर लो और ये पूरी एंट्री रिवर्स। तो इसको करने की क्या ज़रूरत है, टाइम ज़ाया क्यों करें। हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनानी है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने नहीं आना, एसेट साइड ने नहीं आना। तो रह गया एक्सपेंस या इनकम, ठीक है। एक्सपेंस का बढ़ना या एक्सपेंस का कम होना, फिर इनकम का बढ़ना या इनकम का कम होना। इन्होंने किसको इम्पैक्ट करना है, प्रॉफिट को। तो खैर से हमारी ये फिगर भी गलत है, ये तो सही है ना, इसको तो सही करना है हमने, ठीक है। फिर ये भी गलत है और ये भी गलत, हाँ जी ये भी गलत हो गया, जाहिर सी बात। तो कोई बात नहीं, पर्चे में तो आपने ऐसा नहीं करना था, पर्चे में आपने 98 को वैसे ही ब्रैकेट में लिख लेना था और इधर 84 को ब्रैकेट में, और इस 348 को तो टॉप पे लिखते हैं, इसकी एडजस्टमेंट कर लिया करते हैं, ठीक है, सिंपल। चलो अब इसे रिवर्स करना है, यानी उन्होंने डेप्शन एक्सपेंस 4 रुपये से रिकॉर्ड की हुई है, इसे क्या कर दो, रिवर्स। डेप्शन एक्सपेंस को क्या कर दो, रिवर्स। एक्सपेंस का रिवर्स होना, कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। लेकिन देखो ये गलती 16 की है या एडजस्टमेंट 16 की है। 19 के लिए मेरा 19 का प्रॉफिट मौजूद है, 18 की गलती सही करने के लिए या एडजस्टमेंट के लिए 18 का प्रॉफिट मौजूद है, लेकिन उससे पहले वाले सब ओपनिंग में आएंगे, ठीक है ना। तो 4 रुपये से डेप्शन एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किया उसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। एक्सपेंस रिवर्स करने से, कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो +4। प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट लेना है ना, प्रॉफिट 4 से बढ़ा लो, प्रॉफिट्स ही पड़े हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, और एक ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस गया हुआ था, रिवर्स कर दिया, इससे प्रॉफिट बढ़ गया। और हम कह रहे हैं कि ये एक गेन रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अब गेन के रिकॉर्ड होने से भी प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। तो बोलो सुभान अल्लाह, कैसी एडजस्टमेंट आई जिसने प्रॉफिट को दोनों तरह से बढ़ाई दिया, ठीक है। आगे बढ़े, 17 में एक्सपेंस 4 से उन्होंने पुरानी पॉलिसी में रिकॉर्ड किया हुआ है, उसे क्या कर दो, रिवर्स। तो 4 के एक्सपेंस रिवर्स करने से, कम करने से 4 रुपये से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और 10 रुपये की एक इनकम रिकॉर्ड कर लो, ठीक है।
तो इनकम रिकॉर्ड करने से, इनकम क्रेडिट करने से, इनकम बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगला साल 18 है, 18 का प्रॉफिट मौजूद है, ठीक है। 4 रुपए से एक्सपेंस रिकॉर्डेड है पुरानी पॉलिसी में, रिवर्स कर दो, ठीक है। एक्सपेंस के रिवर्स करने से, कम करने से प्रॉफिट 4 से बढ़ जाएगा। और 10 रुपए का गेन इनकम रिकॉर्ड करो, इनकम रिकॉर्ड करने से, इनकम के बढ़ने से भी प्रॉफिट बढ़ जाता है। और आखिरी साल 4 रुपए से एक्सपेंस जो पुरानी पॉलिसी में इन्होंने इस साल में भी रिकॉर्ड कर दिया है ड्राफ्ट के अंदर, उसको क्या कर दो, रिवर्स। एक्सपेंस को रिवर्स करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और 11 से इनकम रिकॉर्ड करो, तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है ना भाई, तो रीस्टार्ट नहीं करना। 19 की गलती को सिर्फ 19 में सही करना है, इसमें फिर 16, 17, 18 को देखने नहीं लग जाना। वो बैलेंस शीट में रीस्टार्ट करते थे, रिवीजन, ठीक है। आइए सेट की, ओके जी। जो भी हो बैलेंस शीट को सिर्फ हम बैलेंस शीट में रीस्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर बैलेंस शीट में आ रहे होते तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 4 से कम करो और 9 से बढ़ाओ। जब 17 में आते तो पहले 4 और 9 लिखते और फिर अगले साल को करते। 18 में आते तो 16, 17 फिर 18। 19 में आते तो 16, 17, 18, 19। लेकिन बैलेंस शीट में करते थे ऐसे, याद है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, इसलिए 19 की गलती को सिर्फ 19 में सही किया, इसमें 18, 17, 16 को नहीं देखा। फिर 17 के प्रॉफिट्स में सिर्फ 18 के प्रॉफिट में सिर्फ 18 की गलती सही की, इसमें 16 और 17 को नहीं देखा। और फिर बाकी सारे साल तो वैसे ही ओपनिंग को हिट कर देते हैं ना, तो 16, 17 को उधर हिट कर दिया है, ठीक है, सही है ना। चल ये जी 27 हो गया, 27, तो ये 375। तो ये देखो बदल गया ना, रीस्टेट हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे पूरा रीस्टेटेड लिखना, मेरी तरह 2 नंबर ही नहीं लगानी, ठीक है जी। उसके बाद ये 98 112 पे चला गया, तो ये 457 हो गया। अब ये भी रीस्टेट हो गया और ये भी रीस्टेट हो गया। अब ये आई सेट तो इतना सही बस अप्लाई हुआ है, या प्लस माइनस हुआ पड़ा है जो, ठीक है, ये ऊपर पहली लाइन में हुआ पड़ा है। उसके बाद जी 99, तो 556। बाकी भी बता ही दें अब। ये चीज़ें के बैलेंस शीट में चली जाएंगी, ठीक है भाई। इसकी पिक्चर लेके ना आमिर भाई, आपने साकिब को भेज देनी। ठीक है जी, शाम वाली क्लास में कोशिश करता हूँ उससे पहले सवाल तैयार हो जाए कोई, उसमें फिर ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे। वो तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, आसान सा काम होता है, आपको पता है, अब तो वो आती है ईपीएस कैलकुलेट करना, लेकिन उसको फिर डिस्क्लोज करना सीखेंगे 1-2 सवालों के अंदर, सिंपल से, ठीक है। चलें जी, मेहताब वाला सवाल ओपन कर लें। पूरा सवाल तो मैंने नहीं डिस्कस किया, मैंने ये 3 लेजर्स बना दिए हैं क्लास में, पिछली में वर्किंग्स, ठीक है। और मैंने ये बच्चों को कहा था कि आप कर लीजिएगा प्री वाले, पोस्ट वालों की क्लास में जब आप में से कोई बच्चे आगे बैठेंगे ना तो बता देंगे कि हाँ जी इसके अलावा तो मसला कोई नहीं हुआ सवाल में, मुझे पता है इसके अलावा मसला नहीं है, तो फिर मैं उनको कहूँगा कि बस ठीक है, बाकी सवाल मैं नहीं करवा रहा। और अगर बहुत मसले मसाइल महसूस हुए तो फिर देख लेंगे, कल फिर रख लेंगे। 10 मिनट भी नहीं लगने इस बात के हो जाने के बाद, इस सवाल के अंदर इतनी जान भी नहीं है कि 10 मिनट भी लगें फिर उसको, ठीक है ना। फॉर्मेट तो पहले बनाया होता है आपने 1.5 मिनट में, ये 2-3 चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, उसके अलावा बाकी तो पहली क्लास वाले सवाल से भी ज़्यादा आसान सवाल है, ठीक है।
बुक्स के एंड पे है जी ये सवाल, बच्चे वहां से देखते हैं, असल पेपर नहीं डाउनलोड करके प्रिंट लिया, हालांकि मेरा दिल था असल ले लेते। चलें, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल MWH एज ऑन 31 दिसंबर 2021। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फॉलोइंग यूजिंग, जो हम करते आए हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बना दो और बैलेंस शीट। देखें मेथड्स दो हैं, रिविजन क्लास में बात करूंगा, पिछली में इतनी ज़्यादा नहीं की, बस थोड़ी सी बात इतनी ज़बानी कर दी उनसे भी कि इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर सिर्फ फर्क पड़ तो बैलेंस शीट पे भी जाता है। बहरहाल एक रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड होता है जिसके अंदर हमने मल्टी कॉलम इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होता है। बैलेंस शीट तो आईकेप ने भी नहीं बनाई अपने सवाल में, लेकिन बन तो बैलेंस शीट भी सकती है। मल्टी कॉलम का मतलब क्या है, ये जो हम बात कर रहे थे फंड्स की डिफरेंट, एक एंडोमेंट फंड होता है, फिर रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हो सकते हैं, फिर जनरल फंड जिसको अनरिस्ट्रिक्टेड कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी के पास एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक एंडोमेंट फंड है, एक जो है वो हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड है, एक रिसर्च फंड है, एक जनरल फंड है। बल्कि यार इसी सवाल को रिस्ट्रिक्टेड फंड से मैं देखता हूँ कर लेंगे या आप लोगों की बरकत से ना मुझे ये दूसरी क्लास अक्सर ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है ना, ये सवाल है ना, इसी सवाल को डेफर से उसने कहा था जैसे हम करते आए हैं, जो नया तरीका है वो करके थेरी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थेरी बाद में पढ़ेंगे, फिर थेरी की समझ आ जाती है ना कि अच्छा ये कह रहा था वो। फिलहाल सुन लें चलें, आपकी बरकत से याद तो आ ही गया, बस मुझे ब्रेक के अंदर बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। मैं कह रहा था कि एक कंपनी है, असल मैंने मिसाल सामने ये ले ली तो फिर साथ ही हॉस्पिटल फंड है उसके पास, एक दूसरा रिसर्च फंड है, तीसरा जनरल फंड है और चौथा एंडोमेंट फंड है। एंडोमेंट फंड नहीं है सवाल के अंदर, एडजस्टमेंट 6 डालेंगे एंडोमेंट फंड की, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रायल बदल लेंगे। मैं देखता हूँ कोशिश करता हूँ जल्दी बना लूँगा इंशाल्लाह। ना भी बना तो कल तो बन ही जाएगा इसी के अंदर इंशाल्लाह दूसरा, ताकि आपको ये दोनों सवाल ना आमने सामने नजर आएंगे ना, ऐसे बेहतरीन हो जाएगा काम। अच्छा, क्योंकि आईकेप ने सवाल दिया है ना, वो सवाल ही 4 सफ़ों पे है, वैसे ही बस बहुत सारी चीज़ें लंबी ऐसे डिटेल, वो पहले ट्रायल बना दिया, फिर वो ऐसे कहानी ज़रा लंबी करके लिख दी थोड़ा सा, वो सवाल और फिर जवाब को चीज़ें ढूंढते ना, उससे बेहतर है ये सामने छोटा सवाल है, इसका सामने सोल्यूशन, एक मेथड का इधर सामने, दूसरा इधर सामने, आमने सामने रखेंगे। इधर एक इस तरफ कर लेंगे ना इस वाली शीट पे, और एक उधर बोर्ड पे कर लेंगे, उनको आमने सामने रख लेंगे, दोनों मेथड हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट, उसके पास एक एंडोमेंट फंड पड़ा है, एक एक हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड है, एक रिसर्च फंड है और एक जनरल फंड है जिसको अनरिस्ट्रिक्टेड कहते हैं। अब जैसे हम करते आए हैं वो तो ये है कि हम एक ही कॉलम बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर का, ठीक है, और उसी के अंदर सारा कुछ लिखते हैं, ठीक है, और वहाँ से सरप्लस या डेफिसिट को ले जाते हैं जनरल फंड में, और कोई एंडोमेंट फंड वगैरह हो या बिल्डिंग फंड वगैरह हो या स्पेसिफिक फंड हो, उसको हम रखते ही वहीं पे हैं, फंड के अंदर ही, वहीं पे आना वहीं पे जाना, उसको इधर लाते ही नहीं। ये हम करते आए हैं, ये डेफरल मेथड है। इसी सवाल आपने करना है रिवीजन क्लास से पहले। ठीक है। दूसरा मेथड होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। उसके अंदर ना इनकम एक्सपेंडिचर में हर एक फंड से रिलेटेड एक कॉलम बन जाता है, जैसे एंडोमेंट फंड का अपना कॉलम, जैसे बिल्डिंग फंड का अपना कॉलम, जैसे इसका रिसर्च फंड का अपना कॉलम और जनरल फंड का अपना कॉलम। अब अगर हॉस्पिटल फंड में कोई पैसे आए हैं तो वो उस कॉलम में इनकम में शो हो जाएंगे, और कोई पैसे अगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग में लगे हैं और यहाँ से निकले हैं या इनकम में गए हैं, वो यहाँ से माइनस होकर उसकी एक्सपेंस में नज़र आ जाएंगे। और ये वाला क्लोजिंग आगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स की तरह से उधर भी कॉलम वही अलग अलग बने होते हैं, वो सरप्लस उठ के वहाँ चला जाता है। तो ये बातें करने से नहीं आएंगी ज़बानी, ये सवाल में करेंगे। तो बहरहाल फिलहाल तो मकसद कहने का ये कि ये सिर्फ वही वाला काम है जो हमने अभी तक किया हुआ था। ठीक है, अगले 10 मिनट सिर्फ इसकी बात होगी, ये सवाल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने इसको ट्राई करना है। ठीक है, अभी हम वो कर रहे हैं जो करते आए। तो इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाएंगे एक कॉलम वाला ही, ठीक है, जैसे करते आए, और बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है। अब वो कहता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है हॉस्पिटल बिल्डिंग का, सिंपल, बिल्डिंग बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये मैंने एक लेजर ओपन कर लिया, ठीक है जी, और यहां पे मैंने लिख लिया एज पर ट्रायल, कितना जी 3, ठीक है। अच्छा, इसको आप अनएडजस्टेड क्लोजिंग भी कह सकते हैं,
क्यों मैं ओपनिंग क्यों नहीं कह रहा? अल्लाह के बंदो, ट्रायल में ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग ही होती हैं, और वैसे भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, बन रही है बिल्डिंग, सारा साल इसमें काम होता रहा होगा तो एंट्रीज बढ़ती रही होंगी। ये मुमकिन नहीं है कि ये ओपनिंग पड़ा हो, ठीक है ना, अनलेस कि वो खुद कह दे। ये गलत तो हो सकता है, इसमें कोई चीज़ ना ऐड हुई हो, रिकॉर्ड ना हुई हो, ये तो हो सकता है, लेकिन ये ओपनिंग नॉर्मली नहीं होता अनलेस के सवाल खुद कह दे कि ये ओपनिंग है, ठीक है ना। जैसे आप कैश के बारे में, डेटर के बारे में, क्रेडिटर के बारे में ये सोचते हैं कि क्लोजिंग पड़े हैं, कोई गलती है तो सही कर लेते हैं, लेकिन उसको ओपनिंग नहीं कहते, ठीक है। हाँ, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन अक्सर ओपनिंग पड़ा होता है, क्योंकि पूरे साल में एक एंट्री पढ़नी होती है एंड पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग पड़ा होता है, या कैपिटल ओपनिंग पड़ा होता था बचपन में, आजकल इधर एनपीओ में फंड ओपनिंग पड़ा होता है, ठीक है। ट्रायल वाला सवाल किया था हमने एनपीओ के अंदर, इसीलिए कहा है आपको कि कर लेना कैश फ्लो वाला वो सवाल, गैलेक्सी वाला, जिसमें एक कैपिटल वाली एडजस्टमेंट आपको मसला कर रही है जो मैंने डिस्कस करनी है, कर लेना वो, क्योंकि ट्रायल वाला वो वाहिद सवाल है, और इस पर्चे में कैश फ्लो ट्रायल से बनानी आ गई ना तो फिर बैठे होगे। अच्छा ओके, तो 335 मैंने कहा इसको अनएडजस्टेड कैरी डाउन कह लो या एज पर ट्रायल लिख दो, कोई मसला नहीं है की बात। उसके बाद कैश एंड बैंक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, मेडिसिन एंड सब। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स की बजाय कंज्यूम्ड की फिगर ट्रायल में लाजमी है। हमने जो वो नलतर वाला सवाल था, कौन सा था ये, चौंगतार इंटरनेशनल, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी थी और परचेज पड़ी थी। मैंने आपको वहां से जाकर उस दिन दिखाया भी था, उस सवाल कराते हुए मैंने वो 2 ट्रायल्स दिखाए भी थे जो इन्वेंट्रीज में आपको पढ़ाए थे। आज ये दूसरा ट्रायल आ गया, आज इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है, तो आप नीचे आकर देखो मेडिसिन सप्लाईज कंज्यूम्ड यूज की फिगर भी निकली पड़ी है, टेंशन नहीं लेनी, ये रेडी स्टडी एप्पल गो सवाल है, ठीक है। बस इसके अंदर जो डिस्कशन वाली बात है वो अलग कर ली है मैंने, ओके। अच्छा चलें वापस आए, इन्वेंट्री है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, इसके साथ ना एडजस्टमेंट 2 हिट हो रही थी तो मैंने उसको साथ ही मैं कहता हूँ पढ़ा देता हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट 2 में क्या कहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 55 मिलियन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। भाई ज़रूरी तो नहीं है कि सारा फंड इकट्ठा ही हॉस्पिटल का आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता भी आता रहे, और ज़रूरी नहीं है, मैंने कल आपको एंड बताया था क्लास के अंदर, कि ज़रूरी नहीं है कि जितना फंड आया बिल्डिंग उसी फंड से ही बन जाए, कहीं और भी पैसे जरूरत पड़ सकते हैं, कहीं और से भी आ सकते हैं, ये तो है ही, कहीं और से भी लग सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये 55 मिलियन कंट्रीब्यूशन रिसीव जो हुआ है इसकी एंट्री करवा दें। कैश तो डेबिट हो गया, हाँ, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड क्रेडिट कर लो, ठीक है, क्योंकि हमने फंड को तो क्रेडिट करना ही नहीं। ये जो खर्चे हो रहे होते हैं उसमें फंड को नहीं छेड़ रहे होते, जब तक बिल्डिंग बन ना जाए, मैंने बताया था, जब तक बिल्डिंग बन ना जाए, जब बन जाएगी तो फिर आसानी कर दिया है कि अपने गवर्नमेंट ग्रांट जैसा ट्रीटमेंट कर दिया कि जब तक बिल्डिंग बने ना, बिल्डिंग फंड पड़ा रहे, बिल्डिंग बनती रहे, बिल्डिंग बन जाए, बिल्डिंग को सीधे से निकाल के बिल्डिंग में डालो, डेप्रिसिएशन शुरू कर दो, और फंड को इनकम में डालना शुरू कर दो, सेम बेसिस पे, लाइक गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत ईजी जी। तो कैश डेबिट, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड क्रेडिट। लेकिन वो ना एंट्री, वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ पड़ा, उसके अंदर पड़ा हुआ है, चलो फिर कंट्रीब्यूशन ही लिख लेता हूँ, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। ये बेसिकली ट्रायल से उठाया ना मैंने, इसकी एंट्री कैश वाली हो चुकी है, सिर्फ एक इंपैक्ट बस यहाँ पे डालना, डबल एंट्री नहीं कर रहा। वो कह रहा है जो 55 है ना, ये 281 है ना, ये 281 सारे का सारा कहीं इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम में ना डाल देना, इस 281 में से 55 हॉस्पिटल फंड का है, बाकी इनकम में डाल दो बेशक, ठीक है ना, वो बात समझे हो ना, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक फंड के लिए पैसे आए हैं, तो स्पेसिफिक फंड में ही डालो, उसको इनकम में ना डालना। तो अलग कर लिया हमने, उसने बीच में डाला हुआ तो अलग कर लिया। कितना जी, 55। आगे बढ़ते हैं जी, इसके अंदर 55 जो है वो हॉस्पिटल फंड का था, उधर डाल दिया, जो बाकी होगा वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर फेस में इनकम पे नजर आ जाएगा, ठीक है। जिसके बारे में चुप है वो फिर नॉर्मल डोनेशन है, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन है। डोनेशन नाम देखा था हमने, लेकिन मैंने थ्योरी पढ़ाते बता दिया था डोनेशन। कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कोई भी इनकम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को होती है, उसमें डोनेशन भी पड़े, सब्सक्रिप्शन भी पड़ी, सबको सब कंट्रीब्यूशन है एनपीओ की तरफ, ठीक है। आगे जी, जनरल फंड ओपनिंग आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, मेरी बैलेंस शीट में तो नहीं जा रहा, ठीक है। जनरल फंड है ओपनिंग, जिसमें सरप्लस ऐड करते हैं आप, ठीक है, डेफिसिट हो तो माइनस कर देते हैं। फिर मेडिकल इक्विपमेंट, आप अब ये देख लो, वही बिल्कुल वैसा ही सवाल देख लो, है हॉस्पिटल की तरह, वो चौंगतार इंटरनेशनल वाले की तरह से एसिड है और साथ सामने उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सवाल अगर चुप है, नहीं चुप है, इज टू बी चार्ज कह रहा है, इज टू बी चार्ज मतलब ये अक्यूमुलेशन जो आपकी ये ओपनिंग पड़ी है, ये पता नहीं आपने करना है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ना भी है ना, थोड़ा बहुत तो सवाल को पढ़ना भी था, कुछ तो तुसी भी करना है। अच्छा आगे, मेडिसिन सप्लाईज यूज्ड एक्सपेंसेस के अंदर चुप करके लिख दो, कंज्यूम्ड की फिगर निकली हुई है।
अदर एक्सपेंसेस हैं, पेबल्स हैं, रिसर्च कॉस्ट है। रिसर्च कॉस्ट को आपने, ये रिसर्च फंड पड़ा हुआ है, यहाँ से हिट करना है क्योंकि ये भी स्पेसिफिक फंड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है मेरे मतलब की चीज़। रिस्ट्रिक्टेड फंड के ब्रेकअप को यहाँ पे वो बता रहा है कि इसमें 120 रुपये हॉस्पिटल फंड है और बाकी रिसर्च फंड है। तो रिसर्च फंड का लेजर खुद बना लेना। हॉस्पिटल फंड का मैंने लेजर ओपन किया हुआ है। हॉस्पिटल फंड ये ब्रॉड डाउन ओपनिंग उसने खुद लिखा हुआ है, 1 जनवरी 21 पे है ये, ठीक है। इसमें 120 डन जी। उसके बाद सैलरीज हैं, आप एक्सपेंसेस में लिख लेना। अब ये मैंने उठा लिए फिगर, बाकी ये आपने खुद बनाना है। पॉइंट 2 मैं कर चुका हूं। पॉइंट 3, ड्यूरिंग द ईयर MWH ऑल्सो रिसीव्ड कंस्ट्रक्शन मटीरियल। ये पिछली क्लास में मैंने थोड़ी गलत बता दी थी बात, उनको भी अब रिवीजन क्लास में सही कराऊंगा। कंस्ट्रक्शन मटीरियल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ, इतना तो याद है ना आपको, मैंने थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाई थी कि अगर कोई आपको नॉन कैश कोई चीज़ रिसीव हो जाए तो उसको फेयर वैल्यू पे, ये तो बचपन में भी पढ़ा था हमने, कहा था कोई इक्विपमेंट दे जाए बंदा, कोई एसेट दे जाए तो उसकी एंट्री कर लो वो फिक्स एसेट डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट, वहां पे ये सिखाया था, और फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। लेकिन ये मटेरियल असल में कंस्ट्रक्शन के लिए आया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के लिए आया है, तो इसकी एंट्री मटेरियल डेबिट इनकम क्रेडिट करने की बजाय मटेरियल डेबिट फंड क्रेडिट कर लेना, ठीक है ना। और इनकम में तो कुछ भी नहीं डाले, कंट्रीब्यूशन भी तो इनकम में नहीं डाला, ये कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें ना मसला एक और भी है, वो मसला ये है कि वो खैर से कह रहा है उसकी फेयर वैल्यू तो है लेकिन विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स, ये मसला, यानी इसकी डबल एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी डबल एंट्री कर, मैं डबल एंट्री बनाता हूं। पहली एंट्री बोलो, डबल एंट्री। पहली एंट्री क्यों बोल रहा हूं, मैं पहले मटेरियल को अलग रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है, मटेरियल की अलग एंट्री करता हूं। कौन सा मटेरियल है जी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एक इन्वेंट्री की तरह से ही होता है ना, फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेबिट कितने से जी, वो कह रहा है 65 से, और मैं कह रहा हूं इसको इनकम में मत डालो, इसको हॉस्पिटल फंड में डालो। तो हॉस्पिटल केड़ा ना की है, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड 65, ठीक है जी। उसके बाद अब मसला क्या है, अगली लाइन में वो कहता है MWH हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। तो फिर 1 अप्रैल को अगर नहीं, अभी इनकम बनाते हैं, 1 अप्रैल को अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तो ये मटेरियल तो लग ही गया होना है ना, ठीक है। तो ये मटेरियल CWIP ऑफ बिल्डिंग में डेबिट होकर हॉस्पिटल बिल्डिंग, और कंस्ट्रक्शन ना बेटा, फंड को नहीं छेड़ते, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हमने वो रखा था, वो सीमेंट की बोरियां जो रखी हुई थी लग गई CWIP में, लग गई। सो CWIP डेबिट, आज वो बोरियां खरीदी नहीं है बाजार से, तो CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट की बजाय CWIP डेबिट, बोरियां पकड़ के मटेरियल जो रखा हुआ था क्रेडिट। अभी एक मिनट 65 बिल्डिंग भी बनाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अलग अलग एंट्री करने की बजाय ना, इस मटेरियल को अलग रिकॉर्ड करके रिवर्स करो ही ना, बल्कि आप एंट्री क्या कर लो, CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट और डोनेशन इनकम की बजाय हॉस्पिटल फंड क्रेडिट कर लो, क्योंकि ये हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए बोरियां आई हैं, मटेरियल मिला है आपको, ठीक है। कैश की बजाय कैश आ जाता तो कैश देकर ये बोरियां खरीद लेते, उन्होंने बोरियां दे दी तो कोई बात नहीं है, बोरियां ही हमने वो मटेरियल फंड के अंदर क्रेडिट कर देनी है। फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, और समझ आ रही है ये बात, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि सही आ रही है? जाग गया सर मैं, अच्छा वाला सोया पड़ा था। तो भाई CWIP ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट 65 से, और हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड क्रेडिट 65 से। यहां पे आपने लिखा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बल्कि CWIP लिख दो, बस आगे यहां पे लिख लो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हमने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना। और यहां पे क्या लिख दोगे, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड, अपने समझने के लिए लिख लो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एंट्री ये की है हमने, 2 एंट्री कौन करे यार, बस ठीक है। अब जनाबे वाला वो दिन आ गया जिसका आपको इंतजार था, ठीक है। ओहो, ये यहां पे क्यों आ रहा है, ये सॉरी ये भाई सॉरी ये भाई यहां पे आना था, वो जो पैसे आए हैं ये गलती से मैं नीचे लिख गया, बहुत माजरत, ये तो अभी है ही नहीं, इसका तो वजूद ही नहीं है दूर दूर तक बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का 31 मार्च तक वजूद ही कोई नहीं, ये लेजे तो अब वजूद में आना था, माजरत, वो मैं फंड वाले पैसे जो फंड में क्रेडिट करने थे गलती से वो यहां पे कर गया। अच्छा सुनो, अब जी बिल्डिंग तैयार हो गई, कितने पे तैयार हुई जरा देखो, टोटल कितने पे तैयार हुई है, 400 पे, माशाल्लाह, क्रेडिट करो CWIP को, और
अब वजूद में आया ये। तो 1 अप्रैल केड़ा तरीक के साल केड़ा 21, यहाँ पे क्या लिखा आपने, यहाँ पे लिखा स्विप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे क्या लिखा हॉस्पिटल। हालांकि अब तो कंप्लीट हो गया, फिर भी आप कह रहे हैं बिल्डिंग। चलें, बिल्ड हो गई है अब तो। अच्छा, फिर भी बिल्डिंग। लो भाई CWIP फारिग। अब रह गया, अब ये आपने इनकम एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंसेस वाली साइड पे डेप्शन कैलकुलेट करनी है ना, तो डेप्शन कैलकुलेट करते हैं। 400 कॉस्ट है, वो कह रहा है जी 5% हॉस्पिटल बिल्डिंग को डेप्शिट करो, कोई रेजल वैल्यू वगैरह गिवन नहीं है। 1 अप्रैल को कंप्लीट हुई है तो 9/12 करते हैं। तो कितनी कॉस्ट है जी 400 इंटू 15%, अभी एक मिनट, इंटू 5% है। अच्छा 5% इंटू 9/12, 15 की इसकी एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट कर दिया। इन एक्सपेंसेस के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में आ गया। लेकिन मैंने कहा आईकेएफ ने बड़ी आसानी कर दी आपके लिए कि ये जिन बेसिस पे बिल्डिंग एक्सपेंस बन रही है, इस फंड को उसी बेसिस पर इनकम में ले जाओ। ये डेप्शन की बजाय यहाँ पे वो लिखता हूँ हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड इनकम, या क्या लिखें, बात इनकम ही ठीक है, इतनी लंबी बात पूरी नहीं आ रही। अभी तो देखो वर्किंग, देखो अब फंड कितना इकट्ठा हो चुका है 200, ये 240 है। जरूरी नहीं था मैंने कहा कि बराबर हो, ठीक है ना, कोई नहीं, कहीं और से पैसे आ गए होने। अब 240 पे ये ग्रीन वाला फैक्टर एज इट इज लगा दो, सिंपल, इंटू 5%, बिल्कुल, इंटू 9/12, ये 9 की इनकम आ गई। इसकी एंट्री पड़ गई फंड डेबिट और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम क्रेडिट। ठीक है जी। अब क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग फंड का क्लोजिंग 80 कितना 231 और बिल्डिंग का क्लोजिंग 385। ये जनाबे वाला आपकी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में ये बिल्डिंग नजर आएगी और आपके फंड्स के अंदर क्लोजिंग 231 नजर आएगा फंड्स एंड लायबिलिटीज वाली साइड पे। ठीक है, और इधर कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सारा सवाल खत्म। ये कर लेना एक बार। ठीक है, जिंदगी रही तो शाम वाली क्लास में होगी मुलाकात आप लोगों के साथ बी पार्ट में। अल्लाह हाफिज।